Okay, dear students, good evening. How are you? Now I have once again just came here with 5 MCQ questions. So let us solve the 5 MCQ questions first, then we have to move further. Just 1 minute. Question number first. Which of the following philosophical schools is having some similarity in ideas with Jainism? Choice A, Sankhya. Choice B, Yoga. Choice C, Vaisesika. Choice D, Nyaya. I have already discussed this aspect when I have taught you 6 materialistic philosophy in the religious part of Gupta period. जब मैं आपको गुप्ता पीरियड गुप्त काल पढ़ा रहा था तो वहां का गुप्तकालीन रिलीजन को पढ़ाने के क्रम में हमने जो 6 मेटेरियलिस्टिक फिलोसॉफिकल स्कूल आपको बताए थे उसमें एक के बारे में बताया था कि ये जैनिज्म के निकट आ जाता है। तो जरा आप मेमोरी पर बल दीजिए, कहीं याद आ जाए। बी B means yoga. No, Sankhya. Sankhya has talked in terms of Purush and Prakriti. And Jainism has also propounded the theory of Jiva and Ajiva. It is through the interaction between Jiva and Ajiva this universe functions. And identically, even Sankhya philosophy has emphasized the two terms Prakriti and Purush. You will find some sort of identical views between the Jaina philosophy and Sankhya philosophy. तो सांख्य दर्शन और जैन दर्शन में आपको समानता दिखेगी। एक जीव अजीव की बात करता है, दूसरा प्रकृति और पुरुष की बात करता है। लेकिन चलिए, इस क्वेश्चन में अगर आप अगर मिस्टेक भी किया तो कोई मलाल नहीं है मुझे। ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था और जानबूझ के थोड़ा मैं कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन लाया क्योंकि आप क्वेश्चन को तो लगभग सारे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर देते हो। तो आज मैंने एक डिफिकल्ट क्वेश्चन डालकर देखा। अंकुर, किसने किया था? ये था आंसर? यस, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजियस आइडियाज वी आर हैविंग नॉन आर्यन इन्फ्लुएंस? That's why, Ankur, I'm always asking you to repeat the sentence. Which of the following religious ideas were having non-Aryan influence during ancient period? मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 3 यहां पर एंटिटी दिया हुआ है और आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन, 1, 2, 3, कौन जो गैर आर्य प्रभाव को व्यक्त करता है। मतलब ये तीनों में से कौन गैर आर्य प्रभाव में आया है। चॉइस पॉइंट 1 मोनिज्म यानी अद्वैतवादा, पॉइंट 2 भक्तिज्म एंड पॉइंट 3 तंत्रिज्म। तो यू हैव टू चूज अमॉन्ग द 3 की व्हिच इज द एप्रोप्रिएट आंसर। मतलब आपको बताना है कि अद्वैतवाद, भक्तिवाद और तंत्रिज्म यानी तंत्रवाद, इनमें से किस पर गैर आर्य प्रभाव है। C, 2 and 3. Yes, good answer. You have given the very appropriate answer, my friend. So I am always, you can say, going to be happy with your performance. Question number 3. Which of the following statements are correct about Mahayana sect of Buddhism? मतलब कि आपको महायाना बुद्धिज्म के बारे में इसमें से कौन सा करेक्ट है। पॉइंट 1, इट मेड बुद्धिज्म मोर पॉपुलर, मतलब इसने बौद्ध पंथ को अधिक लोकप्रिय बनाया। पॉइंट 2, इट प्रमोटेड आइडल वर्शिप, इसने मूर्ति पूजा को प्रोत्साहन दिया। और पॉइंट 3, इट ब्रॉट बुद्धिज्म क्लोजर टू ब्राह्मणिज्म, ये बुद्धिज्म को, बौद्ध धर्म को ब्राह्मण पंथ के करीब ला दिया। और चूज द करेक्ट कोड। अब इसमें करेक्ट कोड आपको चुनना है। चॉइस ए है 1 ओनली, चॉइस बी 1 and 2 ओनली, चॉइस सी 2 and 3 ओनली एंड चॉइस डी ऑल ऑफ द अबव। अब आपको सिलेक्ट करना है। चॉइस नंबर डी, यस, करेक्ट आंसर। गुड, आप बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो।
Question number 4. Which of the following ancient religious sect was having least influence of Tantrism? कौन से ऐसे रिलीजियस सेक्ट है जिन पर सबसे कम तंत्रवाद का प्रभाव रहा है? चॉइस ए ब्राह्मणिज्म, चॉइस बी जैनिज्म, चॉइस सी बुद्धिज्म एंड चॉइस डी शैविज्म। जब मैंने पोस्ट गुप्ता रिलीजन आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने एक रिलीजन के बारे में कहा था कि तांत्रिज्म ने सबको इन्फ्लुएंस किया, लेकिन एक रिलीजन पर तांत्रिज्म का सबसे कम प्रभाव रहा। मैंने वहां पर बताया था। जरा आप इसमें थोड़ा सा तुक्का लगाइए तो। मैक्सिमम बी, बॉम्बे। जैनिज्म, यस यू आर करेक्ट। आपने इसको भी करेक्ट कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5. Which of the following factors were accountable for the decline of Buddhism? माने इसमें से कौन सा कारक है जो बौद्ध पंथ के पतन का कारण बना? Point 1, changing nature of Buddhism. Point 2, Hunaj invasion. Point 3, rejection of authority of Vedas. माने एंड पॉइंट 4, रिलीजियस रिफॉर्म्स लेड बाय शंकराचार्य। मैंने आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा कारण है जो उनके डिक्लाइन का कारण बना। एक है बौद्ध पंथ का बदलता हुआ स्वरूप, दूसरा है हुरो का आक्रमण, तीसरा है रिजेक्शन ऑफ अथॉरिटी ऑफ वेदास, मतलब वेदों की अस्वीकृति, और चौथा है रिलीजियस रिफॉर्म्स लेड बाय शंकराचार्य, माने शंकराचार्य के द्वारा जो धर्म सुधार किया गया वो। और आपको यहां पर आंसर चूज करना है, तो चॉइस ए है 1, 2 एंड 4 ओनली, माने 1, 2 और 4, बी है 1, 2 एंड 3 ओनली, एंड सी है 1, 3 एंड 4 ओनली, एंड डी है ऑल 1, 2, 3 एंड 4। तो आपको सभी चूज करना है। तो आप देखिए इसमें कि इनमें 4 में आप क्या पसंद करेंगे। यस, गुड, ब्रिलियंट, वेरी ब्रिलियंट आंसर। आपको जो मैं क्वेश्चन आंसर करवाता हूं तो मन खुश हो जाता है, क्योंकि आपका जो आंसर होता है वो करेक्ट ही करेक्ट होता है। और पता नहीं, अब मुझे और आप में एक बॉन्ड ऐसा बन गया है कि मुझे लगता है कि आप करेक्ट आंसर ही दोगे। और जो मेरे मन से जो आवाज निकलती है, ठीक, यू आर जस्ट रिप्लाइंग एंड यू आर जस्ट, यू कैन से walking in the same frequency and you are going to present the same answer. So it is a matter of surprise for us कि how was it possible. तो ये आपका उत्तर हुआ। अब हम आपको ले जा रहे एक मेंस का क्वेश्चन था, कल मैंने दिया था, थ्रो लाइट ऑन द लेगेसी ऑफ वैदिक पुराण पीरियड इन इंडियन कल्चर। अब इसको मुझे करने दीजिए। देखिए, इसको अगर कहोगे भाई स्टार्ट कैसे करें, तो इसको ऐसे स्टार्ट कर देंगे कि इंडियन कल्चर is the product of Indian culture is the product of a long evolutionary process, in which Vedic religion made a major contribution. Indian culture is the product of a long evolutionary process in which the Vedic religion made a Vedic legacy, Vedic period, not Vedic period. Vedic period made a major contribution. The impact of Vedic period is visible in different aspects
डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन कल्चर। मतलब आपको यहां पर बताया जाता है कि जो वैदिक रिलीजन है वह इंडियन कल्चर का जो डिफरेंट एस्पेक्ट्स है उस पर वैदिक रिलीजन का सीधा इंपैक्ट हमें दिखता है। तो वही आपको यहां पर नोटिस करना है। इसमें अब क्या क्या फैक्टर है, कैसे काम कर रहा है उसको देखिए। तो अब इसमें 1 by 1 करते हैं। इन सोशल फिलअप सोशल फील्ड में आप एक दे दीजिए 4-fold वर्ना सिस्टम। 4-fold वर्ना सिस्टम यहां पर आप दिखा दीजिए कि एक्चुअली द 4-fold वर्ना सिस्टम, क्योंकि आपको प्रेजेंट कंटेक्स्ट में कल्चर में कैसे कॉन्ट्रीब्यूशन है आपको दिखाना है। तो 4-fold वर्ना सिस्टम originated during the Vedic period and for the first time in Purush Sukta it has been mentioned. Although today the number of caste has multiplied up to thousands and thousands, but still ideally the varnas are 4. The same 4 varnas existed ideally today. देखो अब कास्ट चाहे कितना भी हजारों हो जाए लेकिन वर्ना तो वही 4 है आज भी ब्रह्म जो हमारे कल्चर का पार्ट है। मतलब ये अच्छी बात नहीं है लेकिन लेगेसी तो है, वो देखना है। फिर आप देखिएगा पैट्रियार्कल सोसाइटी भी तो चला आ रहा है आपका। ओके, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी तो ये हो गया। तीसरा आप देख लीजिए इन द रिलीजन में यू कैन से वैदिक वैदिक डेटीज आर विजिबल, मैंने विजिबल मैंने देख सकते हैं। वैदिक डेटीज continued have continued. Vedic deities have continued till today in the form of Hindu gods. ये एक कल्चर का ये हो गया। आज भी हिंदू गॉड्स में तुम देखो ना, इंद्र हैं, वरुण हैं, मित्र हैं, जितना भी आपने लगभग गॉड सुना है, विष्णु है, रुद्र है, सब तो आज इंडियन वैदिक गॉड्स में शामिल हैं, आप कह सकते हैं। 4 देखिए, religious ideas from monotheism to polytheism, मतलब उल्टा हो गया, पोलिथिज्म टू मोनोथिज्म करना था, फ्रॉम पोलिथिज्म टू मोनोथिज्म। जैसे आप देखते हो कि वैदिक पैंथियंस हैं, तो वैदिक पैंथियन में पहले क्या था, पोलिथिज्म था, और फ्रॉम पोलिथिज्म से मोनोथिज्म आया। तो फ्रॉम पोलिथिज्म टू मोनोथिज्म। द रिचुअल ऑफ सैक्रिफाइस, अभी भी देखते हो रिचुअल ऑफ सैक्रिफाइस। अच्छा, इसको कल्चर, इसको रिलीजियस फील्ड कर देना था हमको, रिलीजियस फील्ड, रिचुअल ऑफ सैक्रिफाइस। अब इसके बाद आप दे दो रिचुअल ऑफ सैक्रिफाइस, वेदांतिक फिलॉसफी, ये सब रिलीजियस है। वेदांतिक फिलॉसफी आपको देना है कि वेदांतिक फिलॉसफी आज भी इंडियन फिलॉसफी का बेसिक एसेंस है। वेदांतिक फिलॉसफी जो अभी तक आप लोगों को बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है।
आपको वेदांतिक फिलोसफी आज समझ रहे हो कि वेदांतिक फिलोसफी इज द बेसिस ऑफ इंडियन फिलोसफी इवन टुडे, यू नो, इवन टुडे, यू नो. मतलब इसको वेदांतिक दर्शन कहते हो, वेदांत दर्शन उपनिषद, वो आज भी हमारे इंडियन दर्शन का प्रांत है. अब लिटरेचर में दिखा दो. मैं अभी बताऊंगा वैदिक लिटरेचर, तो लिटरेचर में आप वैदिक लिटरेचर बता दो, वैदिक लिटरेचर. और उसी प्रकार से आप वैदिक लिटरेचर बता दो. अब ये हो गया. इसमें बस कल्चर में काफी है. सर नीले कहने की फोर्थ पॉइंट, रिलीजियस आइडियाज फ्रॉम पॉलीथिज्म टू मोनोथिज्म. जैसे आपको याद होगा कौन नीले, नीले, आर यू रिकॉलिंग, आई हैव टोल्ड यू कि इन द वैदिक टू लेटर वैदिक पीरियड देयर वाज द वर्शिप ऑफ मोर देन वन गॉड, वन डेटी और गॉड. तो द वर्शिप ऑफ मोर देन वन डेटी एंड गॉड, दैट इज पॉलीथिज्म. उसको बहुदेववाद बोलते हैं. बट आई हैव टोल्ड यू कि फ्रॉम पॉलीथिज्म टू कैथनोथिज्म, मैंने अल्टरनेटिवली टू ट्रीट every god a superior god, that is Catholicism. And then the logical culmination is monotheism, that is called monism of Upanishadic philosophy. So I have just mentioned about polytheism to monotheism. So here my hint is up to Vedantic darshan you have reached up to monotheistic philosophy, that is monistic philosophy. तो वही मैं बताना चाहा. क्लियर हुआ? Everybody is clear? एक वेबसाइट पे है, गौरव कह रहे हैं कि सर यू स्टडीड द एडवेंट ऑफ आचार्याज इन 12th century, बट इन द स्टडी मटेरियल एडवेंट ऑफ आचार्य इज इन 10th century. From 10th century onwards. Actually, Gaurav, you are correct, and even in the study material, that is the rightful, that is the information is correct. In fact, they are 10th century onwards because in 10th century Nath Muni, he came in 10th century. But actually I was keeping in my mind the figure of Ramanujacharya. So the period of Ramanujacharya is 12th century. And Ramanujacharya was the major game changer. So that's why I have given priority to Ramanujacharya. That's why I have mentioned 12th century. Sir, does patriarchy come in culture or society? It hardly matters. Actually, Ayushi, if you are talking in terms of the ancient period, so in context of ancient period, it hardly matters you are making difference between culture and society, because both are blurred. So liberally you can take even the social issues at the part of culture. For example, Varna system. Varna system is not simply a social value system, but it has become the part of the so-called Hindu culture. So in this way it became the part of culture. अब है पूछ रहे हैं कि सर you said Vedantic philosophy came during early medieval period. No. Actually, Vedantic philosophy, it is correct. Actually, even Upanishads were known as Vedanta. So the term Vedantic philosophy, actually in early medieval age, who has told it? Abhay. Actually, I have talked in terms of Vedantic philosophy during early medieval age in context of Shankaracharya. But Vedanta, the term has been coined in context of Vedic literature. And Upanishad is the basis of this so-called Vedantic philosophy. Anshul कह रहे हैं sir, but sir today also we believe in polytheism. Where is monotheism today in Hinduism? Yes, Hinduism is just, you can say, a motley of ideas and the sects, you know. Hinduism is not a religion, it was a culture. It is a vast ocean where the different rivers are merging. So actually there the, you can say, flow of different ideas here. So even today in Hinduism you will find polytheism, monotheism, monism, all. And you find in Hinduism even Catholicism, you will find in Hinduism even Tantrism,
Bhaktism, any temple cult, all. Muskan Keri, sir, how we consider that Aryan doesn't belong to Bhaktism and non-Aryan belong to? No. Muskan, actually you have mistaken with the question. I have simply asked you that there were the different trends in religion. So, which of the following features were the product of non-Aryan influence? So far the question of Vedantic philosophy is concerned, so it was the purely Aryan, you can say, philosophy. But after that, what you know as Bhaktism, so it became possible after the interaction between Aryan and non-Aryan elements during early Christian centuries, I have told you. Likewise in Gupta, up to Gupta period onwards, Tantrism. So that's why I have asked this question to you. We know there is a difference between Hindu and Sanatan. Avino, in one sense, Sanatan is also the part of Hinduism. But Hinduism from time to time accepted reforms. For example, even in 19th century, from Raja Ram Mohan Rai to Dayanand Saraswati, the different reformers were tried to purify the so-called Hinduism and tried to bring the Hinduism and make Hinduism free from religious and social taboos. But Sanatani didn't accept this sort of reforms and they tried to maintain Hinduism in its crude form. So Sanatani is more orthodox than Hindus, you can say. Sanatani, although the part of Hindus, but slightly it is more conservative and the more, you can say, orthodox. Meaning, can you say Mahabharata and Ramayana were also composed during this period, Vedic literature? No. Let us brief the literature. Let us talk about literature. Allow me to go further. Language and literature. Any question? One last question. Yeah. Bhavna Keri, sir, Indian diversity accepted due to presence of Hinduism? Yes. Hinduism itself, Bhavna, Hinduism itself diverse in nature. Okay, sir. तुम लोग तो काफी अच्छा समझ रहे हो और मुझे खुशी भी है कि तुम लोग हिस्ट्री हमसे सीख के जाओगे और जहां भी जाओगे वहां पर अपना एक इम्प्रिंट छोड़ोगे, क्योंकि तुम लोग की हिस्ट्री में अंडरस्टैंडिंग बनी है और ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि इतने बच्चे कंफ्यूज रहते हैं सोशल साइंस में, और हिस्ट्री भी एक कोर सोशल साइंस है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के बिना बच्चे मारे जाते हैं। अब लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पहले काम करते हैं, मैं बोलता चलता हूं, जहां भी प्रॉब्लम हो तुम हमें पूछ लेना। लैंग्वेज, क्योंकि आई कैनॉट टेक द चांस एंड आई विल नॉट लीव यू कंफ्यूज्ड। Actually, you people have developed the conceptual clarity and this is much more inspiring for me. So I will just always help you. Here you find language and script. What is the difference between language and script? If someone is going to ask you, you will reply कि language is sound, script is picture. भाषा ध्वनि है तो लिपि उसका चित्र है। Language exists without a script, but a script does not exist without language. माने भाषा लिपि के बिना अस्तित्व में रह सकती है, परंतु लिपि भाषा के बिना नहीं। Suppose if there is no sound, how can you take a picture? But you can maintain sound even without picture. So language originated first, then originated a script. Language is hundreds and thousands in India, you know. As for earliest script, you can say Indus script was the earliest script in India. जो हड़प्पाई लिपि थी वो भारत की प्राचीनतम लिपि थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हड़प्पन स्क्रिप्ट could not be deciphered. So Harappan script could not be deciphered. So the first script to be deciphered was what? That was Brahmi script. तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट डिसाइफर्ड हुआ पहली बार, and this Brahmi script was deciphered for the first time in Ashokan inscriptions. But my friends, I have जैसे देखो, अब Indus script was the first script which could not deciphered, which remained to be undeciphered till today. Then you can say Ashoka used different sorts of script, you can say. One is the Brahmi script also, Brahmi.
Brahmi script. The Brahmi script was in use in North India. But apart from Brahmi, you will find Ashoka in Northwest used the different script you might have heard about. One is Aramaic, next one is Kharoshthi, and next one is Greek. So my students, if you have to mention this thing, how many script Ashoka have, you can say used, so you simply reply Ashoka has used 4 types of script in his inscriptions. Brahmi script was prevailing in North India to South India, but Aramaic and Kharoshthi script that have been appropriated from Persian, so they were in the use in Northwest. Kharoshthi script, Mansehra and Shahwazgari, and you can say different, and even the Greek script from Kandahar, you know. So in the Northwest and in Central Asia, you will find the evidence of the Kharoshthi, Aramaic and Greek script. But Brahmi script that was in North India to South India. My students, Aramaic, Kharoshthi and Greek were already deciphered. So Brahmi script was also deciphered by James Prinsep in 1915 for the first time. 1915 में जेम्स प्रिंसेप नामक स्कॉलर ने ब्राह्मी स्क्रिप्ट को भी पढ़ लिया. फिर आगे आपको अधिकांश जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया का लैंग्वेज था ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया. बट यू आर मूविंग फर्दर, यू विल कम टू रियलाइज कि लेटर यू मे फाइंड इन माई स्टडी मटेरियल कि आफ्टर 6th century C onwards or 5th 6th century there was the evolution of an script and its name was Kutilakshara. Means ki Kutilakshara was an script which has evolved till the 5th to 6th century. After Kutilakshara, my students, so from Kutilakshara there evolved a new script, and that was Devanagari script in 10th century onwards. तो देवनागरी स्क्रिप्ट 10th century में एग्जिस्ट किया और वही नॉर्थ से साउथ तक देवनागरी स्क्रिप्ट स्प्रेड कर गया. तो ये तो हुआ स्क्रिप्ट का. स्क्रिप्ट क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन है तो पूछना. पहले इंडस नहीं डिसाइफर हुआ, फिर 4 स्क्रिप्ट अशोका के समय ब्राह्मी सबसे नॉर्थ टू साउथ इंडिया, लेकिन तमिल लैंग्वेज ही ब्राह्मी में लिखा गया है. एंड लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अशोक ने नॉर्थ वेस्ट में जैसे पर्शियन और ग्रीक इन्फ्लुएंस से कुछ स्क्रिप्ट को यूज किया है, जैसे अरामाइक को किया है, खरोष्ठी को किया है और ग्रीक को किया है. फिर ब्राह्मी स्क्रिप्ट से आगे कुटिलाक्षर का एवोल्यूशन हुआ और फिर 10th century में देवनागरी स्क्रिप्ट अस्तित्व में आया. तो फिर देवनागरी स्क्रिप्ट एक बहुत पॉपुलर स्क्रिप्ट हो गया. अब चलिए हम आपको ले चलते हैं एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज. एवोल्यूशन ऑफ लैंग्वेज. तो पहले नॉर्थ इंडिया. तो नॉर्थ इंडिया में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो वैदिक आर्यंस थे, वो वैदिक आर्यंस एक लैंग्वेज अपने साथ लेकर आए, दैट इज कॉल्ड संस्कृत. संस्कृत लैंग्वेज. So Sanskrit language, it was having the different regional forms. So that's why I'm using this term. I'm using this, you can say this diagram, the different regional forms Sanskrit. So Sanskrit was basically that belongs to North India, and is North India, this is the language that is called Aryan group of languages. Aryan group of languages. ये Aryan group of languages है. Earliest of them was Sanskrit, and in Sanskrit you can say there were different regional forms of Sanskrit. Then from Sanskrit there developed Pali. Another name for Pali is the first Prakrit. First Prakrit. From Pali then you will find Prakrit. Its name was second Prakrit. प्राकृत. यहां से डिफरेंट रीजनल फॉर्म्स, यू कैन से डिफरेंट रीजनल फॉर्म्स. देन कम्स अपभ्रंशा. अपभ्रंशा.
इसको कहते हैं थर्ड प्राकृत, इसी का नाम है थर्ड प्राकृत। इसके भी बहुत सारे रीजनल फॉर्म्स हुए, जैसे वहां देखते हो। तो ऐसे अपभ्रंशा, फिर अपभ्रंशा के बाद जब आगे आते हो तब आपको आता है मॉडर्न लैंग्वेज में। मॉडर्न लैंग्वेज में हिंदी, बंगाली, उड़िया, असमीज, मराठी, गुजराती, पंजाबी, ये सब मॉडर्न लैंग्वेजेज है। तो नॉर्थ इंडिया के जो लैंग्वेजेज है दैट इज कॉल्ड आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज। संस्कृत बिलोंग्स टू इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ग्रुप, एंड व्हेन द आर्यंस बाइफर्केटेड फ्रॉम a branch of Aryans from West Asia, so Aryans brought Sanskrit in India. अब संस्कृत जब इंडिया में आया तो इंडिया में उससे पहले द्रविड़ लैंग्वेज था, खासी लैंग्वेज था और मुंडारी लैंग्वेज था। तो उनके अपने ध्वनि थे, लिपि तो वैदिक आर्यंस ने तो स्क्रिप्ट का यूज ही नहीं किया, क्योंकि वो तो ओरल ट्रेडिशन से ही अपने लैंग्वेज को ले चलते थे। तो उनका संस्कृत था। तो अब संस्कृत से पाली का विकास हुआ, जिसको फर्स्ट प्राकृत नाम दिया जाता है। पाली से प्राकृत का एवोल्यूशन हुआ, जिसको सेकंड प्राकृत नाम दिया जाता है। और प्राकृत से अपभ्रंश का एवोल्यूशन हुआ, जिसको थर्ड प्राकृत नाम दिया जाता है। और अपभ्रंश देखिए, इसके यहां पर जो मैंने डॉट डॉट लगाया है साइड में, उसके रीजनल फॉर्म्स है। मैंने संस्कृत के भी अपने रीजनल फॉर्म से थे, तो संस्कृत के रीजनल फॉर्म से प्राकृत के अपने रीजनल फॉर्म्स इवॉल्व किए। फिर प्राकृत के अपने रीजनल फॉर्म्स थे, तो उससे अपभ्रंश के रीजनल फॉर्म्स इवॉल्व किए। फिर अपभ्रंश के रीजनल फॉर्म से डिफरेंट मॉडर्न लैंग्वेजेज, जिसको मॉडर्न डायलेक्ट्स कहते हो, दैट इज कॉल्ड द मॉडर्न डायलेक्ट्स, सो दैट इवॉल्व। उसी में हिंदी भी मॉडर्न लैंग्वेज है, बंगाली है, उड़िया है, असमीज है, मराठी है, पंजाबी है, गुजराती है, सब मॉडर्न लैंग्वेज है। तो माय स्टूडेंट्स, अब यू हैव टू बी मेंटली अलर्ट। माय क्वेश्चन इज कि आपको क्यूरियोसिटी ये होनी चाहिए, यू हैव टू बी क्यूरियस अबाउट द फैक्ट दैट कि व्हाई डिड लैंग्वेज इवॉल्व, व्हाई डिड पीपल मूव फ्रॉम संस्कृत टू पाली, पाली टू प्राकृत, प्राकृत टू अपभ्रंश, एंड अपभ्रंश टू मॉडर्न लैंग्वेजेज और मॉडर्न डायलेक्ट्स। My students, actually people are habituated for using the simple language. Take the case of Sanskrit. Sanskrit was a very complex language. My students, are you having the experience of the Sanskrit study in your life, in your school days or college days, whatever may be? If yes, please type fastly. तो संस्कृत में याद है, इवन आई एम हैविंग द एक्सपीरियंस, इसलिए मुझे लाइफ में एक अफसोस मुझे भी रह गया कि आई हैव द कमांड ओवर द टू लैंग्वेजेज, हिंदी एंड इंग्लिश, बट अंडर 3 लैंग्वेज फार्मूला एटलीस्ट आई हैवंट टॉट इन संस्कृत. But in my school life, because in college life I was not associated with Sanskrit, in my school life I could not do justice to Sanskrit. संस्कृत हमको बड़ा कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज लगता था, और संस्कृत जो पढ़ाने वाले होते हैं वो भी लैंग्वेज को थोड़ा सा ज्यादा, और बच्चों में एक फियर रिमूव करना चाहिए तो कुछ फियर बढ़ा ही देते हैं. अब संस्कृत में देखो सारे वर्ड के 24 रूप बनते हैं, 24. अब इसको हिंदी में ही बोलना पड़ेगा, अगर संस्कृत आपने पढ़ा होगा तो 24 फॉर्म्स बनते हैं उनके, क्योंकि 8 विभक्तियां होती है और 3 वचन होते हैं, तो सबके 24, और सबका अलग अलग याद करो, मुनि का, गज का, गजा गजो, मुनि मुनिया, तो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होता है. और फिर पाणिनि जब अष्टाध्यायी लिखकर उसको एक ग्रामेटिकल बेसिस दे दिया, पाणिनि गिव अ ग्रामेटिकल बेसिस टू संस्कृत, सो संस्कृत बिकेम अ कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज. The people who were not habituated, देखो अब you are just using and you are developing the grammar. So grammar is always doing a service and one disservice. What is the service done by grammar? So grammar has just done the service ki if you have developed the grammar of any subject, any language, it means ki now it became an standard language and the language of the scholars. But
this grammar is doing a disservice because common people who are not so proficient in the grammatical rules, so they prefer to be dissociated from the language. So they started to break the rules of grammar and they developed a popular language at their own. तो होता क्या है कि लोग, कोई नहीं चाहता है कि हम व्याकरण के नियमों का, कॉमन पीपल व्याकरण के नियमों का पालन तो करना चाहते नहीं है, तो वो क्या होता है उस लैंग्वेज से कटने लगते हैं और अपना एक पॉपुलर लैंग्वेज डेवलप कर लेते हैं। तो लैंग्वेज सिंप्लीफाई हो जाता है और फिर कॉमन पीपल उस सिंप्लीफाइड लैंग्वेज को यूज करने लगता है, वो संस्कृत के रूल्स को नहीं मानता है। अब जैसे मान लो विभक्तियां, अब विभक्तियां तुम तो नहीं समझते हो कि संस्कृत में थी, जैसे तृतीयक विभक्तियां हैं, षष्ठी है, तो कॉमन पीपल क्या करेंगे कि वो तृतीयक इस बारीकी को नहीं समझेंगे, वो तृतीयक का यूज षष्ठी में करने लगेंगे, सप्तमी में करने लगेंगे। तो क्या होगा, विभक्तियां जब घिसने लगती है तो फिर कंफ्यूजन पैदा होता है, क्योंकि कोई विभक्ति से का बोध कराता है, कोई को का बोध कराता है, कोई में का। अगर व्याकरण अगर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा तो होगा ही लेकिन अब याद नहीं होगा, तो आपको उसके रूल्स होते हैं, कहां से लगेगा, कहां में पर। तो फिर क्या हुआ कि जब इस तरह की विभक्तियां घिसकर टूटने लगी तो प्रसर्गों का विकास होने लगा। तो लैंग्वेज पहले संयोगात्मक था, ऐसे इंटीग्रेटेड, वो धीरे धीरे वियोगात्मक और इजी होता गया। तो संस्कृत से पाली जैसे इजी हुआ। अब पाली को फिर जब उसको ग्रामेटिकल बेसिस दे दिया गया तो लोग पाली से कट गए, वो प्रकृति को अपना लिया, फिर प्रकृति के डिफरेंट फॉर्म्स, फिर जब उसको ग्रामेटिकल फॉर्म दे दिया तो फिर उसको अपभ्रंश उसके पैरेलल में डेवलप कर गया, और फिर अपभ्रंश को सिंप्लीफाई कर दिया तो फिर मॉडर्न लैंग्वेज डेवलप कर गए। तो मॉडर्न लैंग्वेज बहुत सिंप्लीफाइड है। जैसे हिंदी ही लैंग्वेज लो तो, खैर मुझे बहुत ज्यादा लैंग्वेज का तो एक्सपीरियंस नहीं है, कई बार हिस्टोरियंस वगैरह को पढ़ता हूं तो मुझे शर्म आने लगती है, क्योंकि बड़े अच्छे अच्छे हिस्टोरियन हैं, उनको 6-6, 7-7 लैंग्वेज का ज्ञान रहता है। कई हिस्टोरियन जो इंटरनेशनल लेवल के हैं उनको तो 6-7, लेकिन 3-4 लैंग्वेज का तो सभी को लगभग ज्ञान हो जाता है। अब मानो एंशिएंट में किसी को रिसर्च करना हो तो संस्कृत का नॉलेज कंपल्सरीली चाहिए, मिडिएवल में करना हो तो खैर पर्शियन की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक ब्रिटिश 2 स्कॉलर्स थे, ब्रिटिश स्कॉलर्स थे, तो डाउसन करके नाम है, तो उन्होंने 8 वॉल्यूम में जितने भी पर्शियन टेक्स्ट है सबका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। तो जितना भी रिसर्च मिडिएवल में करते हैं उसी से काम चला लेते हैं। तो खैर एनीवे, माय पॉइंट इज कि हिंदी में देखो ना कितना सिंपल लैंग्वेज है, बहुत इजी लैंग्वेज लगता है संस्कृत की तुलना में अगर हिंदी को देखोगे, क्योंकि इसमें कारक के 8 चिन्ह का प्रयोग करके कर्ता ने कर्म को संप्रदान को के लिए आपादान से संबंध काके की अधिकरण में पर और संबोधन हे हो अरे, ये बचपन में हम लोगों को याद करवाया गया था संस्कृत के व्याकरण में। तो इसमें क्या है कि राम ने कहा, सीता ने कहा, लेकिन संस्कृत में देखो सारी विभक्तियां बदल जाएगी। राम को कहा, राम से कहा, तो सब में यही रहेगा, लेकिन उसमें होगा रामेन, रामस्य। तो ये जो टर्म है ये हिंदी में नहीं है, बहुत सुगम है, बहुत सरल है। तो ये मैं आपको बताना चाहता कि बेसिकली इस तरह से लैंग्वेज का डेवलपमेंट हुआ। तो हिंदी में भी 17 डायलेक्ट्स थे, 17 डायलेक्ट्स, लोकल डायलेक्ट्स यू कैन से, जिसमें ब्रज भाषा थी, अवधी थी। अवधी became popular due to association with Lord Ram in Awadh region, and the Ram Bhakts were using this Awadhi language. So initially the Awadhi got, you can say, prominence, and it was Tulsidas who composed Ramcharitmanas in Awadhi language. Then came the turn of Braj Bhasha, and it has been the language of the birthplace of Lord Krishna. So even Braj Bhasha gained in popularity very quickly. Surdas and the different poets just used this Braj Bhasha language, and it became too much popular. But Khari Boli Hindi, it was being spoken in the capital region of Delhi and Agra. So as this region remained to be the political headquarter, so very soon the language of Khari Boli gained in popularity and it was widely used. So even the scholars or you can say, they started to use this Khari Boli language.
But खरी बोली language was initially rejected as the poetic language because खरी का मतलब बड़ा टाइट लैंग्वेज खरी बोली है, इसमें ये मधुरता नहीं थी, वो मिठास नहीं था जो ब्रज भाषा और अवधी में थी। तो शुरू में तो इसको रिजेक्ट किया गया, लेकिन बाद में फिर छायावाद के टाइम में आके इसमें अच्छी अच्छी कविताएं, अच्छे पोएम्स लिखे गए, तो हिंदी भी लिटरेरी लैंग्वेज बन गया। और इस तरह से मराठी बना, पंजाबी बना। पंजाबी को किसने, मैं आप बताऊंगा, पंजाबी को सिख गुरुओं ने बहुत पॉपुलर बनाया। अभी तो पंजाबी को बॉलीवुड मूवी मतलब बॉलीवुड मूवी मतलब बनाया हुआ है। और उसके बाद मराठी को मराठा संतों ने बनाया पॉपुलर। बंगाली को भी जो भक्ति सेंट्स है उन्होंने बनाया था, विद्यापति वगैरह ने, जयदेव, ये सब, और चैतन्य महाप्रभु। फिर उड़िया लैंग्वेज को भी कुछ पॉपुलर कुछ पोएट मिले। और असमी लैंग्वेज को शंकर देवा ने बनाया। शंकर देवा असम के एक भक्ति सेंट थे। वो शंकराचार्य नहीं, शंकर देवा अलग है। तो इस तरह से लैंग्वेज डेवलप हुए। तो ये हुआ आर्यन ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेज। अंकुर मेरे स्टूडेंट्स ओके हैं? यस। आप देखो द्रविडियन ग्रुप ऑफ, हाँ, द्रविडियन लैंग्वेजेज। अब इसमें आपको अलग अलग, इसमें वर्टिकल नहीं जाएंगे, हॉरिजेंटल, जो कि एक से दूसरे का एवोल्यूशन नहीं है। तो सबसे जो ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल, फिर कन्नड़, फिर मलयालम, मतलब नहीं, तेलुगु एंड देन मलयालम। टुडे all of them have been accepted as classical language. Malayalam. Actually, what happened Tamil? So Tamil was the earliest language of the Dravidian group, and it was in the 2nd century BC that for the first time you will find Tamil Brahmi script in some of the caves in South India. Then it was during early Christian centuries, I have to make you familiar with Sangam literature. So Sangam literature was actually composed in Tamil language. Then comes the turn of Kannada. So Kannada was basically, and then Tamil properly evolved under, you can say, Cholas, and it became a very classical language at that time. Then Kannada. So Kannada evolved in 2nd century CE to 4th century CE, and it developed in Karnataka region, and it's in its earlier evolution, it was the contribution from the side of Jaina saints. So Jaina saints made a major contribution here. Telugu was the language of Andhra Pradesh, and here Vijayanagara Empire played an important role in the evolution and in the progress of this Telugu language. You might have heard the name of Krishnadeva Raya. So it was in the court of Krishnadeva Raya of Vijayanagara Emperor. So it was in his court, you can say, for the Telugu Renaissance took place, and his court was decorated by the 8 great scholars of Telugu. Malayalam became a classical language very late, you know, and Malayalam basically became a literary language up to 17th century. In Martand Burma and Ram Burma, the kings of the Kerala, the kings of Travancore, they patronized this Malayalam language, you know. So these are the 4 Dravidian group of languages, and they were different from the Aryan group of language in grammar, etc., etc. So these are the languages, you know. Sir, कुछ queries? Yes. हर्ष कह रहे हैं कि सर before Indo-European Sanskrit language any language exist in India? No, Sanskrit language was brought by Aryans. Harsh. Who? Harsh. Actually, I have already mentioned you. Actually, when Aryans bifurcated from Indo-European group of languages, so the German language, Roman language, the English language, French language, and Sanskrit language all are having the common origin. So there was the bifurcation of Aryans, and they brought Sanskrit language. Earlier than that, I have told you, in India there was Dravidian language, Mundari language, and Khasi language, which were prevailing in India. आशुतोष पूछ रहे हैं सर कि 8 declension and 3 gender.
8 declension and 3 gender. ओ अच्छा, मैंने जो कहा 8 विभक्तियां और 3 वचन, उसी का उसने इंग्लिश में लिखा है. गुड, वेरी गुड. उसके बारे में पूछ रहे हैं आशुतोष. अब मैं क्या बताऊं आशुतोष, उसको ग्रामर समझाना पड़ेगा. जैसे विभक्तियां होती है, राम का, राम के लिए, राम को, राम से, तो उसके लिए अलग अलग वर्ड विभक्तियां बनती थी. और वचन का मतलब हुआ जेंडर्स, यू कैसे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन. सैम पूछ रहे हैं सर कि संस्कृत लैंग्वेज व नेटिव लैंग्वेज ऑफ विच कंट्री? इंडिया. संस्कृत इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंडिया. ऋषि पूछ रहे हैं डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट्स. Dialects are the smaller group under a language. Language was a larger group, but dialects were the smaller groups. आशीष करें अशोका नॉट यूज पाली इन हिज इंस्क्रिप्शन. I will discuss about Ashoka. Pali, yes, Prakrit, the first Prakrit, Pali, etc. ओवैस मलिक पूछ रहे हैं सर तमिल कन्नड़ तेलुगु मलयालम originated from संस्कृत. No. ओवैस No, they didn't originate from Sanskrit. Tamil, Kannada, Telugu and Malayalam, they belong to the Dravidian group of languages. They were having the different origination. It is another thing that there was the exchange of ideas between northern India and southern India. So even sometimes the exchange of words. So there may be some common terms, because normally the you can say etymology of the words, so they are having the different origin, but it does not mean that these languages were the product of Sanskrit. It was a very wrong notion. Ayushi can say why Dravidian language don't evolve? नहीं, not evolve नहीं, सब अलग अलग separately evolve. मतलब in Aryan group of languages from 1 to 2nd, 2nd to 3rd evolve in this manner, and these languages evolve in the different regions, you know. Prakash can say how Sanskrit developed its script, as you said that Aryan didn't develop its own script. But later they developed in form of Brahmi script. Prakash. Who? Prakash. Prakash, later Aryans developed their script in the form of Brahmi script, and Brahmi script being the earliest script. Kanchan Garib, can we say all languages also part of Sanskrit? Yes, all are having the origination in Sanskrit, you know. Pavitra Garib, what is literature, sir? Acha, language is a vehicle and literature is, you know, the traveler. मतलब अगर भाषा गाड़ी है तो साहित्य सवारी है. लैंग्वेज इज एक्सप्रेशन एंड लिटरेचर इज आइडियाज. सो लिटरेचर इज reflected through language, use of language, you know. Sir, last question. Answer करें अब sir, apart from ease of speaking, isn't transformation of local forms another reason of evolution? What? I don't understand. Apart from ease of speaking, isn't transformation of local forms another reason of evolution? Is Answer. who? Answer. Answer, you are true to a certain extent. Even the local elements played the role, but the basic objective was simplification. And whenever you have to simplify the things, so whatever is going to simplify, you are taking the recourse, taking the support. So simplification was the main objective behind that. Okay. और एक बात बताओ, आप लोग ब्रिलियंट लोग हो, यू आर द ब्रिलियंट गाइज, एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ लिटरेचर. सो आई विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट एज एंड डिफरेंट इन लिटरेचर इन डिफरेंट लैंग्वेजेज. सो हियर आई एम गोइंग टू मेंशन अबाउट अ लॉट ऑफ टेक्स्ट about which I have given you the study material in advance, which are at your home. So as you are the brilliant guys, so I request you to gradually appropriate the name of the text
And the day I will finish your course, I will ask you, can you give me the list of the books starting from Vedic period to early medieval age? So very confidently you will reply, yes, I can. And then I will just move in the part third. So in Persian text and the different language text, I will discuss about in Delhi Sultanate and Mughals as well. So that's why I am just telling you, you people have to follow me. Now, literature, Vedic period, Vedic literature. My students, I am making clear, and you have to learn all the text in my lecture and in course of my conversation with me. You can safely classify Vedic literature in two parts. The one part is mantras. One part is mantras. Another part is interpretation of mantras. Interpretation of mantras. So original is mantras. So mantras were compiled in four Vedas. Four Vedas: Rig Veda, Sam Veda, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा. मतलब जो मंत्र है वो चार वेदों में संकलित है, कंपाइल्ड है. एंड in fact the Vedic literature was carried through oral tradition. It was given written form very late. The earliest evidence of the written form of Vedic literature you will find in 11th century only. Earlier than that we are not having any evidence. So Vedic literature was compiled very late. We are using the term that the mantras. So Rig Veda was the earliest text, you know. So there was the compilation of mantras, prayers in Rig Veda. Sam Veda, except 75 suktas, all have been taken from Rig Veda, and they were just, you can say, they were meant for sung, or the meant for singing. So it was a book on music. Yajurveda have recommended about the sacrifice. And Atharvaveda was a text on medicine. And interpretation of mantras means that the Vedas were the original text. And there were the three different types of interpretation. One was ritualistic interpretation. Ritualistic interpretation. Ritualistic interpretation was Brahmanas. Then mystical interpretation. Mystical interpretation. Mystical interpretation is what? That is Aranyakas. Aranyakas. And then you can say relationship between soul and Brahm. Relationship between soul and Brahm. My students, here I have to inform you. Actually, mantras are original and these texts are interpretations of the same mantras, but the basis of interpretation is different. These Brahmanas are giving ritualistic interpretation of mantras, ritualistic, anushthanik. Aranyakas gave the mystical interpretation, that is called Rahasyavadi in Hindi. And relationship between soul and Brahma, that is Upanishad. अब इसको मैं लेमैन टर्म में आपको बता देता हूं. उपनिषद.
उपनिषदास। देखो, जैसे जो ओरिजिनल मंत्राज हैं, जैसे आपने कोई अगर टेक्स्ट पढ़ा होगा तो एक ओरिजिनल टेक्स्ट होता है और बाद में उस पर कोई दूसरा कमेंट्री या उसका मीनिंग लिखता है उस टेक्स्ट के ऊपर। तो ओरिजिनल तो टेक्स्ट हुआ, बाद में उसका इंटरप्रिटेशन निकलता है। तो ये जो 4 वेद हैं वो ओरिजिनल टेक्स्ट है, ओरिजिनल मंत्राज वही टेक्स्ट है। और बाकी जो आपको ब्राह्मण टेक्स्ट लगता है, अरण्यक लगता है, उपनिषद लगता है, ओरिजिनल नहीं है, वो वेदों का ही इंटरप्रिटेशन। लेकिन इंटरप्रिटेशन का बेसिस अलग अलग है। अब जैसे ब्राह्मण कहेगा कि देखो वैदिक मंत्र कहता है यज्ञ कैसे करना चाहिए, सैक्रिफाइस को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, एक याजक को क्या क्या दायित्व निभाना चाहिए, ये कहता है वेद। अरण्य कहेगा नहीं नहीं नहीं, आप उसको गलत समझ पा रहे हो, आप सही नहीं समझ पा रहे हो। आप सही तब समझोगे अरण्य का मतलब है जंगल, फॉरेस्ट। आप जंगल में जाइए और जंगल में जाकर, जब फॉरेस्ट में जाकर जब आप पीसफुल इन्वायरमेंट में जब बैठेंगे तो उसका हिडन मीनिंग आपको समझ में आएगा। ऊपर से जो दिखता है वो है नहीं, परंतु हिडन मीनिंग समझने के लिए आपको फॉरेस्ट में जाके तप करना पड़ेगा। यू हैव टू डू द तपस, देन यू विल फाइंड द हिडन मीनिंग, एंड हिडन मीनिंग कुछ और है इसका। उपनिषद कहेगा कि देखिए आप भी थोड़ा चूक रहे हो, इसका वास्तविक मीनिंग है, ये सोल और ब्रह्म का रिलेशनशिप बताता है। यह सैक्रिफाइस को डिनाई करता है और मानता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ the knowledge is the source of knowledge and there is the basic unity between Brahma and soul, so that is the perception of Upanishad। तो मतलब क्या है कि सबका अपना अलग अलग परसेप्शन है, लेकिन सभी का बेसिस वही वैदिक लिटरेचर है। तो सभी का बेसिस वैदिक लिटरेचर है। इसलिए माय स्टूडेंट्स, हियर आई हैव टू इन्फॉर्म यू कि ब्राह्मण्स टेक्स्ट आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम वेदाज, दे आर एक्सटेंशन ऑफ वेदाज। Aranyakas were also extension of Vedas, you can say. And Upanishads were also extension of Vedas, you can say. तो मतलब क्या है कि ब्राह्मण ग्रंथ भी वेद से जुड़े हुए हैं, अरण्यक भी वेद से जुड़े हुए हैं, उपनिषद भी वेद से जुड़े हुए हैं। जैसे आप उसका अलग अलग लिस्ट भी, उतना आप लफड़ा में कहां पढ़ोगे, वो तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे ऐत्री और कौशिक की ब्राह्मण से, वो ऋग्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से है। गोपत ब्राह्मण या अथर्ववेद से है, तो उसका भी अलग सूची है। अरण्य का भी उसी तरह अलग अलग है। उपनिषद में भी आप देखोगे कि भाई अलग अलग उपनिषद अलग अलग वेद से है, तो इसी तरह से ये चीज है। तो ये हुआ वैदिक लिटरेचर। ओके, बुद्धा एज। अब देखो बुद्धा एज में क्या है कि संस्कृत के पैरेलल में पाली लैंग्वेज डेवलप कर रहा था। फर्स्ट प्राकृत मतलब पाली, उसका सिंप्लीफिकेशन हो रहा था। तो बुद्धा एज में आप देखते हो दोनों लैंग्वेज। जैसे संस्कृत में आपको आता है 6 वेदांग, 6 वेदांगाज। 6 वेदांगाज में आपको क्या आता है पता है? एक है कल्प, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ता, ये सब नाम है इनका, 6 वेदांगास का। कल्पा, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्ता, छंद कहते हैं कविता को, छंदा एंड ज्योतिषा। अब कल्पा में 3 सूत्र है। गृहसूत्र, धर्मसूत्र एंड गृहसूत्र, धर्मसूत्र एंड
स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र, या इसको इधर ही कर देते, धर्म सूत्र एंड स्रोत सूत्र, स्रोत सूत्र। अब देखिए ये जो 6 वेदांगाज है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द वेदांगाज वाज टू एक्सटेंड एंड टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ वेदास। तो कल्पा में 3 है, फिर शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्ता है, छंद है, ज्योतिषा है। तो कल्प में जो गृह सूत्र है, धर्म सूत्र है, तो धर्म सूत्र में यू कैन से देयर आर द फैमिली एंड सोशल रूल्स। सो इन माय स्टडी मटेरियल यू पीपल विल फाइंड कि देयर वर द 4 अर्लियर स्मृतिकारास, 4 अर्लियर स्मृतिकारास यू कैन से। One was in North India 2, Gautam and Vasisht. These Asmritikaras belong to North India. From South India, there came 2 Asmritikaras. They were the, what is Asmritikara? They were the commentary writer. They wrote commentary over Dharma Sutra from South India. They were the Brahmins, Orthodox Brahmins, you know. So in South India, Bodha and Apastamba. Bodhayana and Apastamba from South India and Gautam Vasishtha from North India. Then Vyakarana you will find, on Vyakarana there was the author was Panini. Nirukta, Yask. Author Yask was associated with Nirukta, Yask. And Chanda, Pingal. Pingal was associated with Chanda. My friends, you people have to learn them because I will bring the question. तो आप देखोगे कल्प है, शिक्षा है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है, ज्योतिष है। तो 3 ऑथर मैंने बताया, पाणिनि, व्याकरण, निरुक्ता, यक्षा, यास्क नॉट यक्षा, यास्क, और छंदा, पिंगल। और उधर धर्म सूत्र पर 4 टीकाएं लिखिए, कमेंट्री लिखिए जो आप जानते हो। तो अब यहां पर मैंने एक कहा कि एक तो संस्कृत है, तो संस्कृत में तो ये लैंग्वेज रहा। अब दूसरा आपका बन गया पाली प्राकृत, यानी फर्स्ट प्राकृत इसको बोलते हैं, तो पाली प्राकृत कर दो। इसमें आता है बुद्धिस्ट टेक्स्ट। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में यू विल फाइंड पीटक। पीटक मतलब हुआ, मीनिंग ऑफ पीटक मतलब बास्केट। तो देयर वर 3 निकायाज यू कैन से इन बुद्धिस्ट टेक्स्ट, देयर वर 3 निकायाज। वन निकाया इज त्रिपिटका। पिटका मीन्स बास्केट। एक्चुअली उसमें क्या होता था, पेपर तो नहीं होता था, तो जो लोग लिखते थे वो तालपत्र पर लिखते थे अथवा बुर्ज पत्र पर लिखते थे। तार के पत्ते तालपत्र कहलाते थे, उसको तार पत्र भी बोलते थे। उस पर लिखते थे या किसी पत्ते पर लिख दिया और टोकरे में उसको डालते गए, बास्केट में, वही ग्रंथ होता था, तो उसको बास्केट बोलते हैं, पीटक। तो उसमें आपको एक मिलता है सूता पिटका। तो जो सूता पिटका है वो सूता पिटका में बुद्ध की शिक्षा है, सरमन ऑफ बुद्धाज वेयर कंपाइल्ड इन सूत पिटका। एंड द सेकेंड वन आएगा जिसका नाम होगा विनय पिटका। तो विनय पिटका में द रूल्स ऑफ संघाज है, रूल्स ऑफ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, दैट इज कॉल्ड विनय पिटका। बट सूत पिटका में 5 निकाया है, 5 निकायास, 5 निकायास, उसका 5 पार्ट है। उसके भी नाम है, आपको मैं नाम लिख देता हूं। ये सूत पिटका एक है, तो इसके नाम है, एक जो निकायाज है उसके नाम है दिग्घ निकाया, यानी लॉन्गेस्ट पार्ट, दिग्घ निकाया, अंगुत्तर निकाया, दिग्घ निकाया, मध्यम परे होना चाहिए, सॉरी, दिग्घ निकाया, मध्यम निकाया, सी अंगुत्तर निकाया, डी खुड्डका निकाया, अंगुत्तर निकाया, खुड्डका निकाया, हाँ, संयुक्त निकाया,
संयुक्त निकाया। अब देखो निकाया इज द ब्रांच that is called part. Sutta Pitaka was the whole text and there were the different parts in that. That is Digh Nikaya, Majjhim Nikaya, Anguttar Nikaya, Khudak Nikaya, Sanjukta Nikaya. Khudak Nikaya is the important, you know. Even Digh Nikaya is important because Jatak story, you will hear about the 550 births of Buddhas have been highlighted in Jatak stories. Jataka stories, you can say, that is called Jataka stories. So Jataka stories are the part of Khudak Nikaya. So these are the 5 Nikayas, you can see. Then sermons of Buddha has been mentioned in, you can say, Sutta Pitaka, और दूसरा है second one है Vinaya Pitaka. Vinaya Pitaka. In Vinaya Pitaka you can say that was actually after the Mahaparinirvana of Buddha, there was a Buddhist council from time to time. So first Buddhist council was organized. The first Buddhist council was organized in Tamraparni cave. Tamraparni cave in Giriraj, Rajgiri. तो पहला, what is temperature? 25. तो 26 कर दो, 26. In the first was in Tamraparni cave of Rajgiri, Giriraj that was called. So Sutta Pitaka and Vinaya Pitaka was compiled there. Compiled. तो कंपाइलेशन और रिटर्न में फर्क है। कंपाइलेशन का मतलब है कि उसको कंपाइल तो किया गया लेकिन रिटर्न फॉर्म बाद में दिया गया। एक बात ध्यान रखना कि among all religious texts, you can say Brahmanic text, Buddhist text, Jaina text, which were for the first time given the written form is Buddhist text. Buddhist text was given the written form in 1st century CE, 1st century in Sri Lanka. But you know, Jaina text was given written form for the first time in 6th century at Vallabhi. And not to speak of Vedic text, you know, because in Vedic text we are not having any definite date where the text given the written form, and the earliest evidence of the Vedas being given the written form in 11th century. So we are not having the clear-cut information. Buddhist text is earliest, you know. But in Vinaya Pitaka, so here the rules of monastery. But Abhidhamma Pitaka, the third one was not during this period. Abhidhamma Pitaka has been added in third council, which occurred during Maurya period. So about Abhidhamma Pitaka, that will be added later. So this is the Buddhist text, you know. What about Jaina text? So Jaina text was in Prakriti, etc. Jaina text were compiled in 14 parvas. That was called 14 parvas. तो जो जैना टेक्स्ट है वो 14 परवाज में कंपाइल्ड है। तो यही हो गया आपका बुद्धा पीरियड। अब वी हैव टू मूव टू मौर्य पीरियड। लेट अस मूव। आई एम मूविंग मौर्य पीरियड। दैट इज बुद्धा पीरियड, यू नो, एंड योर स्टडी मटेरियल ऑलरेडी गिवन टू यू। मौर्य पीरियड, मिस्टर अंकुर, ओके? मौर्य पीरियड. I mean, Maurya period mainly you can say that is Pali Prakrit. This is the main language, you know. In Pali Prakrit, that was Ashokan inscription. Ashokan did not like, because here you can see the state language, it became state language under Maurya's Pali or Prakrit, you know, first Prakrit, state language and Ashokan inscriptions. Ashokan inscriptions, you know. So that is royal language. Second one you can say Buddhist literature. Buddhist literature. Buddhist literature. In Buddhist literature, you have to make an addition. Here, one Pitaka has to be added.
one Pitika has to be added, that is the third Pitika, that is Abhidham Pitika. Abhidham Pitika. What is the specialty of Abhidham Pitika? So in Abhidham Pitika you will find the reflection of Buddhist philosophy. In Abhidham Pitika you will find the reflection of Buddhist philosophy. Abhidham Pitika. Abhidhamma Pitika. Then Jaina literature. In Jaina literature, you know. What about Jaina literature? 14 Parvas were replaced by 12 Angas. मतलब you will come to know कि जो 14 Parvas, the earliest Jaina text were what? That was called Parvas. So 14 Parvas were replaced by 12 Angas. 12 Angas, you know. Actually, what happened? A very interesting story I have to brief. In fact, according to Jaina tradition, you know, a great famine visited Magdha region in nearly 3rd century BC. So, due to the excessive pressure of this famine, a group of Jaina saints under the leadership of Bhadrabahu, so they moved towards Karnataka region. So that's why Jainism spread even in Karnataka region. According to tradition, even Chandragupta Maurya accompanied Bhadrabahu, and Chandragupta Maurya took Sanlekhana or discarded his body in Chandragiri mountain of Karnataka, according to tradition, not historically proved. So there you are just informed that Bhadrabahu, whenever he returned from Magdha, Karnataka after 12 years and famine was over, so then because when Bhadrabahu moved to Karnataka along with his followers, a group of followers, so then the rest of the Jaina saints, they stayed at Patliputra at that time under the leadership of Asthul Bhadrabahu. But when Bhadrabahu, because in Jainism you can say it was a recommendation of Mahavira, you have to completely discard your clothes. So whenever the Jainas, Bhadrabahu returned to Patliputra, he found that the Jaina saints under Asthul Bhadrabahu, they turned to be clad in white cloths. They adopted the white cloths. So now Bhadrabahu was furious, you know. So it is on this issue a council was held at Patliputra. And it was in this council there was a split in Jainism. So as a split in Jainism you can say, so at that time the Jaina texts, they were in memory, and there were the 14 Parvas, you know. So the Jaina texts were in the form of 14 Parvas, and they were in memory, and a single one saint who could recall all the 14 Parvas, he was only Bhadrabahu. So as the split occurred, so Bhadrabahu was disturbed now, and he didn't cooperate with other saints, and while carrying 14 Parvas in his stomach, he moved away. And other saints requested to give us the text. So he replied, you have to arrange yourself, because he was not cooperating with the other saints. So after the exit of Bhadrabahu, then the different Jaina saints, this under Asthul Bhadrabahu, sat together and they tried to recall the different parts of text. So later they recalled 12 Angas. So 12 Angas were compiled. Whole text could not be recollected. The ideas could not be recollected, and 11 Angas were compiled, and 12 Angas were left vacant because no one could recall it. So now the 14 Parvas Jaina text were replaced by 12 Angas. मतलब मैंने जो स्टोरी बताई, हो सकता है मेरे इंग्लिश वाले स्टूडेंट को दिक्कत हो गई हो, तो इसलिए मैं बोल देता हूं कि एक्चुअली एक मगध में उस समय अकाल पड़ा, फेमाइन, तो बहुत सारे जो सेंट्स थे वो जैना सेंट्स वो भद्रबाहु के लीडरशिप में चले गए कर्नाटका, और वहीं जाके उन्होंने
कुछ समय काटा, 12 ईयर्स। जब 12 ईयर्स के बाद जब भद्रबाहु लौटा तो देखा कि अरे, क्योंकि इधर जैनियों का एक ग्रुप था जो स्थूल भद्रबाहु दूसरा सेठ था, उसके लीडरशिप में पाटलिपुत्र में रुका था। इस बीच उसने श्वेत कपड़ा पहन लिया था, व्हाइट क्लॉथ। तो अब भद्रबाहु काफी डिस्टर्ब हुआ और भद्रबाहु ने इसी मुद्दे पर डिफरेंसेस हुआ और फिर एक पाटलिपुत्र में काउंसिल हुई। उस काउंसिल में दोनों के बीच फूट पड़ गई और विभाजन हो गया, यानी श्वेतांबर और दिगंबर के बीच, भद्रबाहु का दिगंबर और स्थूल भद्रबाहु का श्वेतांबर। अब क्या था कि जो ज्ञाना टेक्स्ट था 14 पर्व में था, लेकिन किसी को याद ही नहीं था, अकेला भद्रबाहु को याद था। तो पूरा उस टेक्स्ट को पेट में लेकर चला गया, कहा कि हम नहीं कोऑपरेट करेंगे, हम नहीं देंगे आपको। तो अब स्थूल भद्रबाहु के नेतृत्व में बाकी सेंट्स बैठे और बैठ के रिकॉल करना शुरू किया कि यार तुम याद करिए, आप याद करिए। तो बहुत करते करते वही 12 अंग का कंपाइलेशन हुआ। तो 11 अंग को तो इन्होंने कंपाइल कर लिया, 12वां वाला खाली छोड़ दिया जो किसी को याद नहीं हुआ। दिस इज द केस। अंगा में डिफरेंस पूछ रहा है। अंगा और परवा दोनों एक ही है, नाम का केवल फर्क है। अंगा पहले था, उसको फिर रिप्लेस करके परवा पहले था और वही परवा को रिप्लेस करके 12 अंगा बना दिया। उसका नाम उसका नोमेनक्लेचर चेंज हो गया। ओके। वैशाली पूछ रहे हैं कि धर्म सूत्रास स्मृतिकारास ऑफ साउथ इंडिया। Dhamsutra was what you know as the Dhamsutra was the text, not Smritikaras. Dhamsutra ग्रंथ का नाम है, उस पर स्मृतिकारा जो है वो कमेंटेटर, वो है नॉर्थ इंडिया से गौतम और वशिष्ठ नामक है। आपको मैंने मैटर में दे रखा है, उसको आप पढ़ लेना। और साउथ इंडिया से बौद्धा और आपस्तंबा है, आपस्तंबा और बौद्धा है। तो 4 वहां पर कमेंटेटर्स हैं। लेकिन धर्मसूत्रा कमेंटेटर का नाम नहीं हो, टेक्स्ट का नाम है। स्मृति बाद में मनु संहिता को स्मृति, सूत्रा भी स्मृति में है, लेकिन सूत्रा और शास्त्र बोलते हैं उसको। जैसे सूत्रा थे वो प्रोज एंड पोएटिक दोनों मिक्स थे, और जो स्मृति हुई वो स्मृति पूरा पोएटिक था, पूरा पोएम में लिखा हुआ था। और सूत्रा जो थे उसमें प्रोज भी था और पोएम भी था, दोनों था। कंचन कह रहे सर वेदांता पे डायरेक्टली क्वेश्चन बनेंगे क्या? वेदांता पर कंचन डायरेक्ट क्या बनेगा, लेकिन जो उतना तो डायरेक्ट पूछते नहीं, वर्टिकल आपको बहुत ज्यादा नहीं पूछेंगे, वो ले देकर ही पूछेंगे। सो आई डोंट थिंक दे विल आस्क यू अ सिंगल वन क्वेश्चन ऑन वेदांता। शिवम कह रहे सर can't we say text of religion is in their distorted form in present time? What? Sir, can we say text of religion is in their distorted form? No, we cannot say in distorted form. In fact, when the text was compiled, so you can use the term like compilation and writing. So they compiled the text, but it was given written form very late. So there was the problem in the ancient text was कि there was some type of interpolation. Interpolation means कि some part was added here और some part was added later. तो मतलब कोई एक काल की लिखी हुई रचना होती नहीं थी। कोई भी कंपोजिशन होता था, थोड़ा पार्ट अभी जुड़ गया, फिर थोड़ा आगे जुड़ गया, फिर थोड़ा आगे जुड़ गया। तो उसमें क्या था कि ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम है कि कौन पार्ट कब लिखा गया, अब वो पता ही नहीं चल पाता है। सर निखिल कह रहे हैं इज अंगुलतरा निकाय that निकाय which deals about 16 महाजनपदा. Am I right, sir? Yes. You are recalling. So yes, Angutar Nikaya. You are still recalling. It was in this text the 16 Mahajanpada have been. Who has asked? Nikhil. Nikhil, you are right. 16 Mahajanpadas have been mentioned in Angutar Nikaya. Ganesh Kiran sir, in Angutar Nikaya describe about Vijay Empire. Describe our Vijay Empire. Vijay Empire? No. Angutar Nikaya. Magad Empire. But in not Magad Empire, basically they have talked about Angutar Nikaya 16 Mahajanpadas. Magad Empire just evolved later. So Sania कह रही है sir, when were formed Hinayan and Mahayana? Sania, what a question you are asking, Sania. Please,
I have already informed you कि Mahayana Buddhism in early Christian centuries, and I have already discussed about this Hinayana and Mahayana, and the split between Hinayana and Mahayana was in post-Maurya period. Formally post-Maurya period, you can see in the fourth council. So the first council of Buddhists, that is in Rajgiri, the second council in Vaisali, and third council in Patliputra. So two Nikayas, you can say, not Nikaya, two Pitka, Sutta Pitka and Vinaya Pitika, they were compiled in first council, and Abhidhamma Pitika third council, and in fourth council that has been organized under Kanishka. Kanishka you are well already familiar with. So in the fourth council, it was in the fourth council that was added in fourth council, and in fourth council you can say there was the split between Hinayana and Mahayana formally, लेकिन Mahayana philosophy का तो पहले ही से development evolution हो गया था. Sir, how many Nikaya in Vinaya Pitika? In Vinaya Pitika has not been divided in Nikaya, only Sutta Pitika. Pavitra Kari, sir, when was Ved Vyas existed and what did he compose? Pavitra. Yeah. Pavitra, actually, for your information, I have in the very first class, I have made you clear that there is difference between history and mythology. Mythology is used for the writing of history, and historians are using mythology in order to get some ideas. But mythology is imaginary, so mythology cannot be history. Ved Vyas or Kautilya or Manu Samhita, Manu, Yagvark, etc., they are all imaginary characters. They are not the true character, you can say, and they are not the, you can say, real character. So Ved Vyas, according to tradition, Ved Vyas is given the credit to have compiled Bhagavad Gita, and Ved Vyas has been given the credit to have compiled Mahabharata. That's all. Okay, sir. My students, time is over today. So today I am stopping here. I will continue tomorrow, and tomorrow I will send you some study material on architecture. Mr. Ankur, on architecture I will send you the next one study material, on architecture, because after religion, then language literature. Tomorrow language literature will be finished, and even education I will finish. So I will, in advance, I will give you this architecture, and then after architecture you have to do the sculpture and paintings, and then dance, music, dance, etc., dance forms, and then I have to also discuss about some sources of study, etc., science and technology, etc. So then the second part 2 would be over. So it will take 2-3 more classes, and today I am stopping here. Then you have to enter into the part 3rd, Okay.